डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं एलिगेंट माइंड्स में। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था जहाँ पर कि स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया था। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में ही हम बोले थे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस फॉर्म करना है, इसका जो सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं। ये मेथड आप प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व किए होंगे, 9th में भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ये। अगर आपको याद है या फिर आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नया है आप लोगों के लिए तो आप ज़रूर यहाँ से सीख जाइएगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि सॉल्यूशन बोलते किसको हैं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन वही होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरलाइज्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ax², या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इसका अल्फा जो है, अगर सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर अल्फा सॉल्यूशन होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x के प्लेस पे अगर हम अल्फ़ा पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को अल्फा x का जो वैल्यू अल्फ़ा है वो सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है जो हम कहना चाह रहे हैं वो भी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसी को सॉल्यूशन को जो अल्फ़ा को जो है ना, अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अल्फ़ा x के प्लेस पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, a अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे हमने अल्फ़ा पुट कर दिया, और b अल्फ़ा हो जाएगा, b अल्फ़ा = c हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अल्फ़ा इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कर रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी अल्फ़ा को हम लोग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, इसको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या तो आप सॉल्यूशन बोलिए, इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, आप इसको रूट्स भी बोल सकते हैं। और अल्फ़ा को हम लोग जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, और अल्फ़ा को ही रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और अल्फ़ा ही इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन और रूट्स दोनों सेम चीज़ है, लेकिन जब जीरोज का बात होगा तब वो पोलिनोमियल के लिए यूज होता है जीरोज। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़े भी थे। अब किस मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड कर सकते हैं या उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में लिया गया है 2x² - 5x + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका आपको क्या बोला गया है कि रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करना है मतलब क्या, रूट्स और सॉल्यूशन दोनों सेम चीज़ है, तो आप रूट्स बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो अगर ये भी पूछा जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो भी यही सेम चीज़ इसका मीनिंग था। और रूट्स अगर फाइंड करने बोल रहा है तो भी सेम चीज़ मीनिंग है। मतलब क्या, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इसका रूट्स क्या होगा, हमको क्या चाहिए, x का वैसा वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। मतलब LHS = RHS हो जाए, x का वैसा वैल्यू जिस केस में LHS का जो वैल्यू आ रहा है वो RHS के वैल्यू के बराबर हो जाए, तो फिर वैसे x के वैल्यू को हम लोग रूट्स बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे।
अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ये हमने थोड़ा कहीं पर डिस्कस भी किया है, कहीं ना कहीं तो किया है, हमको याद आ रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने ये 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, अभी हम इसको देखने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड जो करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड फैक्टराइजेशन मेथड काम करता है वो अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा इक्वेशन था 2x² - 5x + 3 = 0। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इस इक्वेशन का, ये हमारा इक्वेशन है, इसका मिडिल टर्म क्या है, -5x है। तो इस -5x को हम लोग स्प्लिट करेंगे। -5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखना चाहें -5x को, तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए -2x -3x भी लिख सकते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं, -x, ये भी लिखा जा सकता है, -4x भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। या फिर इसको हम -6x + x भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सब इसको हम बस एक दूसरे तरीका से लिख रहे हैं या स्प्लिट करके लिख रहे हैं। ये एक सिंगल टर्म में था, इसको हम 2 टर्म में लिख रहे हैं, तो वैसा ही कुछ करेंगे यहाँ पर हम। तो -5x को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे। और हमको ऐसा स्प्लिट करना है इस -5x को कि जो दोनों टर्म हमको मिलेगा यहाँ पे, जैसे देखिए इस केस में क्या मिल रहा है, -2x मिल रहा है और -3x मिल रहा है। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, अगर इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना चाहें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। तो जो फर्स्ट केस में हमने स्प्लिट किया था उसका दोनों टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है 6x² इस केस में, ठीक है। वहीं अगर इस केस में आप देखना चाहें तो दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, देखिए -x इंटू -4x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और x इंटू 4x क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है। अभी बस आप ये देखिए, हम आपको ले जाएंगे जहाँ पे आपको जाना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर इस टर्म को हम यहाँ प्रोडक्ट लिखें दोनों टर्म का, तो क्या लिख सकते हैं, -6x इंटू एक्स, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है, और 6x²। अब हमको ऐसे तो हम इसको स्प्लिट करके बहुत सारे टर्म में 2 टर्म में लिखना है, और ऐसा हम बहुत सारा 2 टर्म बना सकते हैं, -5x को इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऐसा बना सकते हैं। लेकिन हमको ज़रूरत किसका पड़ेगा ना, ज़रूरत हमको पड़ेगा यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, यहाँ पे देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2x² इंटू 3, 6x² आ रहा है, पॉजिटिव 6x² आ रहा है इस दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम प्रोडक्ट निकालना चाहें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों का साइन है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और x² तो रहेगा ही, ये प्रोडक्ट होगा। तो हम -5x को जो स्प्लिट किए थे यहाँ पे, स्प्लिट जो हमने किया था यहाँ पे, तो हमको वैसा स्प्लिट करना है जिसमें कि ये -6x² आ रहा हो, जैसा फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। हमको स्प्लिट करने के बाद उस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो भी हमको यही 6x² मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे काम का ये सेकेंड वाला भी स्प्लिट तो हमने किया था, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। बस ये फर्स्ट वाला जो स्प्लिट हम लोग किए थे यही बस मेरे काम का है, बाकी ये लास्ट दोनों वाला चीज़ मेरे काम का नहीं है। क्योंकि क्यों काम का है ये, क्योंकि स्प्लिट करने के बाद जब 2 टर्म आ रहा था और उस दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 6x² आ रहा था, जो कि इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। तो मेरे काम का बस यही है, ठीक है, इतना समझ गए आप। अब जब ये हम समझ चुके हैं तब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे।
ठीक है, और फिर देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन है 2x² - 5x + 3। हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं क्या है वो। हमारा इक्वेशन है 2x² और क्या है 2x² - 5x + 3 - 5x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं और कुछ कंडीशन है कि कैसा स्प्लिट करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये -2x - 3x वाला स्प्लिटिंग जो है मेरे काम का है। तो -5x को -2x - 3x हम स्प्लिट कर दिए इसको। अब हम देखते हैं और बाकी जो बचा 3 था वो वैसा ही रहेगा = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस दोनों टर्म से कॉमन लीजिए। आप जो भी कॉमन लेना चाहते हैं इससे भी कॉमन लेना है और फिर इससे भी कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो पहले इस दोनों टर्म से कॉमन लीजिए। क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, दोनों में 2x कॉमन आ सकता है तो 2x कॉमन ले लेंगे हम फर्स्ट दो टर्म से। तो अंदर में क्या बचेगा हमारा x बचेगा फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड में क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा तो -1 बचेगा। ये कॉमन ले लिए हम। अब इस दोनों टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे -3 हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, -3 कॉमन ले लिए हम। तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पर तो x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा = 0। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये हम कॉमन सही ढंग से लिए हैं कि नहीं, तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। 2x × x 2x² हो रहा है, 2x × -1 -2x हो रहा है, -3 × x -3x हो रहा है, -3 × -1 3 हो रहा है। मतलब हमारा जो कॉमन जो हमने लिया है वो सही लिया है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप नोटिस करिए कि हमारे पास एक टर्म ये है और दूसरा टर्म हमारे पास ये है। इस दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए x - 1 इस दोनों टर्म में है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2x के बाद 3 के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इस दोनों टर्म से हम x - 1 कॉमन ले सकते हैं। तो x - 1 कॉमन ले लिए हम। ठीक है, अब अगर x - 1 कॉमन ले लिए तो इस फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा। तो 2x हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, और यहाँ पे क्या बचेगा -3 बचेगा। तो -3 यहाँ पे लिख रहे हैं और = 0। ये तो रहेगा ही। अभी आप देखिए, हम चले थे यहाँ से चले थे 2x² - 5x + 3 से, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2x² को हमने रीअरेंज करके, या जो भी आप बोलिए, इसको अलग अलग स्टेप में करके इसको हम क्या लिख दिए, क्योंकि इधर 0 का तो 0 ही रहा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या लिख दिए हम, इसको लिख दिए x - 1 × 2x - 3। ठीक है, अभी ये चीज़ आप गौर करिए कि ये और ये दोनों बराबर है, और होगा भी, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप 6 का फैक्टर्स लिखिए, 6 का फैक्टर्स अगर हमको लिखना होगा, 6 को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर लिखना होगा या फैक्टराइज करना होगा 6 को, तो 6 को फैक्टराइज करने के लिए क्या करते थे हम लोग, ऐसे लिखते थे ना 2 × 3, यही था ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी किया गया है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था या जो भी था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए, अभी = 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम फैक्टराइज किए तभी तो दिस × दिस लिखे हैं, तो फैक्टराइज ही तो हुआ ये, इसीलिए इस मेथड का नाम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, ये समझ गए होंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हम फैक्टर्स के टर्म में लिख रहे हैं। और
यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर है और 2x माइनस 3 जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो मेथड है ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने लिख लिया था। अब इससे आगे चलते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, हमको सॉल्यूशन फाइंड करना था ना। तो अभी तक तो सॉल्यूशन हम फाइंड किए नहीं है, x का वैल्यू तो निकाले नहीं है, x का वैल्यू तो हम निकाले नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कंसेप्ट वाली बात होगा। दो टर्म है यहाँ पर, x माइनस 1 एक टर्म है और दूसरा टर्म है 2x माइनस 3। इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। तो जब दो टर्म को हम मल्टीप्लाई किए हैं और वो इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो ये फर्स्ट वाला टर्म 0 होगा मेरा, या फिर सेकेंड वाला टर्म 0 होगा, तभी ना मल्टीप्लाई होके 0 के इक्वल हुआ है ये। अगर फर्स्ट वाला टर्म 0 होगा, ये 0 हो जाए और ये 0 नहीं होगा, ये मान लेते हैं कुछ 5 हो जाए, तो भी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर फर्स्ट वाला टर्म -3 है, ठीक है, और सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाए तो भी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट वाला टर्म इक्वल टू 0 है, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इस दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा जो ऊपर का इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है x इक्वल टू 1 मिल रहा है, ठीक है। और अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 3/2 मिलेगा। ये निकला, x का वैल्यू एक निकला हमारा, x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू 3/2, यही दोनों होगा। अगर x इक्वल टू 1 होगा तो देखिए यहाँ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 3/2 हो जाए तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और सॉल्यूशन हम बोलते किसको हैं कि x का ऐसा वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x इक्वल टू 1 पर भी ये सेटिस्फाई होगा और x इक्वल टू 3/2 पर भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, या जिसको आप जीरोस भी बोलते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन और जीरो नहीं, सॉरी, रूट्स बोलते हैं ना, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ये दो इसका रूट्स मिल गया, 1 एंड 3/2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या सॉल्यूशन है। अब आप 1 इस पे रखिए, देखिए ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो, x इक्वल टू 3/2 रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही डिफिनेशन था रूट्स या सॉल्यूशन का। तो ये तो हमको मिल गया। और हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टराइज करके इसका सॉल्यूशन निकाला है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। अभी और भी चीज़ क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जब लीनियर इक्वेशन हमारा कोई है, जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं 2x, जैसे यहीं पर ये जो है हमारा इक्वेशन, ये कैसा इक्वेशन है, अभी आप सब कुछ भूल जाइए। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये कैसा इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। और जब लीनियर इक्वेशन है तो ये x इक्वल टू 3/2 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि आप इसमें पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। x इक्वल टू 3/2 जब आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस लीनियर इक्वेशन का 3/2 जो है एक सॉल्यूशन है या रूट्स है, बोल सकते हैं आप। तो जब लीनियर इक्वेशन था हमारा,
लीनियर इक्वेशन था, तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 1 आता है। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल के केस में भी पढ़ा था, हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 2 होगा। 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 रूट आया, एक 1 आया, एक 3/2 आया। यहाँ पे 1 ही रूट आया x = 3/2, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन था। और ये कैसे रिलेटेड है, ये इसके डिग्री से रिलेटेड है। अब लीनियर इक्वेशन का डिग्री भी 1 होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपस में रिलेटेड है, इसीलिए इतना इसको सही से पढ़ाने का ज़रूरत है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि बस आप सवाल को सॉल्व करना सीख जाएं या आंसर निकालना सीख जाएं तो बस हो गया, क्योंकि वो तो आपके बुक में है और आप खुद भी समझ सकते हैं उसको। लेकिन जो आपके बुक में नहीं है, जो हिडन कंसेप्ट है, जो आपका फाउंडेशन तैयार करेगा अच्छा, जो आप हायर क्लास में अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से और कोई एग्ज़ाम वगैरह निकालना चाहते हैं, तो उस केस में आपको ये सब जो छोटा छोटा कंसेप्ट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी मकसद के साथ मेरा ये लेक्चर रहता है कि जो आपके बुक में नहीं है वो हम आपको अच्छे से समझा सकें। और इसमें हमको खुशी मिलता है समझाने में, क्योंकि जब हम अपने टाइम में थे तो हमको समझाने वाला लोग बहुत कम था, हम नहीं समझ पाते थे अच्छे से। और अभी जब हमको मेरे पास कुछ समय है तो हम चाहते हैं कि वो हम समय आप लोगों को दें, और आप लोग जो समझना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम आने वाले समय में कुछ एग्ज़ाम को हमको क्लियर करना है, क्रैक करना है 12th के बाद, या फिर इस तरह का अगर सोच लेके चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो मेरा क्लास है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो फिर हम और भी अच्छे से मेहनत करके आप लोगों के लिए और भी अच्छे से लेक्चर तैयार करके, और जो भी हिडन कंसेप्ट होगा किसी भी प्रॉब्लम में, तो वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम लोगों ने देख लिया कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन अभी भी इसमें है, अभी प्रैक्टिस करना है आपको। अभी हम बहुत सारा चीज़ नहीं बताए हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू ही चलेंगे, क्योंकि हमको, मेरा मानना यही है कि बुक को फॉलो करना ज़्यादा सही है। क्योंकि ये जो बुक है ना, NCERT का बुक जो है, वो इसको अगर पूरे एक टीम ने तैयार किया है, किसी एक पार्टिकुलर टीचर ने तैयार नहीं किया है, तो जो वो टीम है उसने अच्छे से रिसर्च किया है कि 10th क्लास के स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उसको किस हिसाब से, किस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाना है। इसीलिए हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं आपके लिए, कि हम भी वही चीज़ को फॉलो करते हुए आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारा। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर इसी का है, और यहाँ पे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म, इसका जो -x है इसको स्प्लिट करना होता था, हमको स्प्लिट करना होता था, 2 टर्म में स्प्लिट करना होता था। और इस दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, इस दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वही कितने के इक्वल होना चाहिए, वही होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 6x² इंटू -2 कितना हो जा रहा है, -12x² हो रहा है। ठीक है, 12x² हो रहा है। तो आप इस -x को वैसा स्प्लिट करिए कि इस दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करें तो -12x² आ जाए। कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में तो आ रहा है। इस -12x² को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक को हम 4x लिख देते हैं यहाँ पे, और दूसरे को हम लिख देते हैं नहीं, -4x लिखिए और +3x लिखिए। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इस दो -x को ही स्प्लिट कर दिया है मैंने, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -x मिलेगा। लेकिन जब इस दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² मिलेगा। मतलब मेरा काम हो गया। -x को ऐसा हम लिख के इसका फैक्टराइज आराम से कर सकते हैं, और एक बार फैक्टराइज कर दिए तब तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो अभी आप सोच के निकाल पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम कैसे इसको स्प्लिट करें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। उस केस में अगर वैसा सिचुएशन आता है, आएगा, ज़रूर आएगा कहीं पर, तो हम आपको बताएंगे उसका तरीका कि कैसे उसको करते हैं। अभी आप इतना आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप ये ट्राई करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, तो बस इसको स्प्लिट करना है हमको। तो ये देख लेते हैं कैसे किया है। यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या कर दिया उसने, -x को स्प्लिट कर दिया 3x और 4x में और लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि इस दोनों टर्म से, फर्स्ट और सेकेंड टर्म से कॉमन ले लिया। कॉमन क्या ले लिया, 3x ले लिया। ठीक है, अब 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे 1 बचा। अब हमको इस टर्म में भी 2x + 1 चाहिए, क्योंकि हमको नेक्स्ट स्टेप में 2x + 1 कॉमन लेना है इस दोनों टर्म से। इसलिए आप चाहें तो यहाँ पहले ही लिख दें 2x + 1 और वो हो जाएगा। जब आप इसको प्रॉपरली ये मेथड फॉलो करेंगे ना, तो ऐसा होगा ही होगा। तो 2x + 1 यहाँ पे बचा था, आप यहाँ चाहें तो वो लिख दें और उसके बाद देख लें यहाँ पर लिख करके कि क्या हम यहाँ पे लिखें कि ये हमारा ऊपर में जो है वही आ जाए कैलकुलेट करने के बाद। तो -2 × 2x क्या हो रहा है, -4x हो रहा है। ये क्या आ रहा है, -2 × 1 -2 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस दोनों टर्म से 2x + 1 कॉमन लेंगे हम। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि यहाँ पर भी 2x + 1 एक टर्म होगा और यहाँ पर भी 2x + 1 एक टर्म होना पड़ेगा, तभी हम इस दोनों टर्म से 2x + 1 को कॉमन ले सकेंगे। ठीक है, और इसीलिए हमने जो इस स्प्लिटिंग किया था वो इस हिसाब से किया था। तो आप इससे कॉमन ले लीजिए। 2x + 1 अगर इस दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे तो इसमें 3x बच जाएगा, इसमें -2 बच जाएगा। और फिर वही कहानी है, इसका हमको रूट्स निकालना है तो इसको = 0 करना पड़ेगा हमको। अब 0 करना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट है तो आइदर 3x - 2 विल = 0 और 2x + 1 विल = 0। इस दोनों में से किसी एक को तो इक्वल होना पड़ेगा, और ये इक्वल होना पड़ेगा तो फिर x का वैल्यू मिल जाएगा आपको। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको 2 रूट्स मिलेगा, मैक्सिमम 2 रूट्स मिलेगा। तो जो रूट्स मिल रहा है वो 2/3 मिल रहा है और -1/2 मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ चुके हैं। आप चाहें तो इसको खुद से समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। हम लोगों ने क्या देखा, फैक्टराइजेशन मेथड देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका जो रूट्स होगा या सॉल्यूशन होगा उसका आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा 3x² आपके में कोई एग्जाम्पल है क्या, या फिर इसी एग्जाम्पल को आप करिएगा 3x²। इसको आप करने का कोशिश करिएगा, अगर नहीं होगा तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारे कंटेंट से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें बेशक लाइक करके या सब्सक्राइब करके या शेयर करके जता सकते हैं, तो हमको मोटिवेट करेगा ये चीज़। हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट और बढ़िया टॉपिक पे और बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ आपको हम लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।